कि खटिया पे कोई ना कोई अब्दुल चाचा आया होगा, वो ऐसी ऐसी बहकी बहकी जो बातें कर रहे हैं ना, मतलब एक हिंदू होके और वो लगा लो शूरवीर, ये लगा लो इतने एक आंख होने के ना बावजूद भी एक हाथ से मतलब वो लड़ते रहे राणा सांगा, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और खानवा का युद्ध लड़ा उन्होंने और बाबर को खदेड़ के भगाया उन्होंने। उनके ऊपर कह रहे कि देशद्रोही, अरे सबसे बड़ा देशद्रोही तो वो इंसान है जिसने राणा सांगा के लिए ऐसी टिप्पणी करी है। मैं आपको बताता हूँ, वो अभी बिटिया बोल के गई है कि जो इतिहास जो है, पहले तो इतिहास मुगलों के चट्टोबट्टे जो भी उनके थाली चट थे उन्होंने लिखा, उसके बाद इतिहास लिखा। जितना भी हमारा इतिहास था कांग्रेस ने राज किया और उनके पाले हुए ही वामपंथियों ने इतिहास लिखा और हमें गलत इतिहास लिख के पढ़ाया गया। अच्छा, इतिहास ही गलत था। जो हमारे देश के लिए लड़ते रहे, जिनको हमें हीरो बताना था, उनको तो छुपा दिया गया और उसकी जगह क्या है, जो महिमा मंडन किसका किया गया, बाबर जैसों का, जो 5-5 हजार लड़कियां और जनानियां अपने हरम में रखते थे। राणा सांगा एक ऐसा शूरवीर था जिसके सामने बाबर भी भाग गया था और वो 80 युद्ध लड़के उसने एक आंख निकलवाई थी, उसका हाथ भी कट गया था। ऐसे शूरवीर को अगर एक सपा का दलाल अपने चंद वोटों के लिए अगर उसको गद्दार बोलता है, उसको इस देशद्रोही बोलता, तो सबसे बड़ा देशद्रोही वो सपा का गद्दार है, वो एमपी है। जो हमारे हीरो को, जिन्होंने इस धरती माँ के लिए, इस मिट्टी के लिए लड़े, उनको अगर गलत कह रहा है तो सबसे बड़ा गद्दार वो है जी। मैं कहना चाहूंगा, जलती रही जोड़ में 16,000 रानियां माँ भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया छक्का अकबर महान है, छक्का औरंगजेब महान है, छक्का बाबर महान है, तो फिर वीर शिरोमणि राणा सांगा कौन थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कौन थे, वीर शिरोमणि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, कौन बताएगा। इन जैसे दो कोड़ी के इंसान जो विपक्ष में बैठे हैं ना, वो राणा सांगा के बारे में ही गलत टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि बाबर को अपना बाप मानते हैं, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं। चंद वोटों के लिए ये तो राणा सांगा को गद्दार बोल रहे हैं, ये अपनी माँ बहन को बेच देंगे। ये देश को ऐसे लोगों ने बेचा। हमारा देश जब भी गुलाम हुआ, ऐसे गद्दारों की वजह से किले के दरवाजे अंदर से खोले गए। एक गलत इतिहास जिन्होंने लिखा, उन्होंने राणा सांगा को गलत बताया कि वो बाबर को बुला करके लाए थे, जबकि राणा सांगा खुद एक योद्धा थे और 80 लड़ाइयां लड़ चुके थे और अपनी आंख और एक हाथ तक गवा चुके थे, लेकिन वो इनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। ऐसी ही एक कहानी मैं और बताता हूँ जो इतिहास में गलत लिखी गई है कि ये जो हमारी ज्ञानवापी मस्जिद है, कह रहे जी वो क्यों बनाएगी, क्योंकि औरंगजेब के साथ कुछ राजा थे, वो आगे कलकत्ता जा रहे थे, उनकी रानियां मंदिर में दर्शन करने गई तो एक रानी को किसी पंडितों ने पकड़ लिया, तो राजा ने शिकायत करी और इसके एवज में ये भी कहानी है। हाँ, ये भी कहानी बनाई गई है। ये इतिहासकारों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इनको कि कैसी कैसी ये कहानियां लिख करके उस औरंगजेब को महान बता रहे हैं कि उसके एवज में पंडित गलत थे, इसलिए ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगी। ऐसे इतिहासकारों और ऐसे गद्दारों से अब देश को जागृत होना पड़ेगा। मेरे खास करके नौजवान सनातनी भाइयों से अपील करता हूं कि भैया ऐसे गद्दारों को ध्यान में रखो और कौन कौन, क्योंकि आपकी संस्कृति दोबारा जागृत हो रही है, आपकी संस्कृति का दोबारा उदय हो रहा है। ऐसे लोग तुम्हारे को डीमोरलाइज करने के लिए पहले भी गलत कहानियां और इतिहास बताते रहे और अब भी ये बताते हैं। औरंगजेब की सच्चाई में बताता हूँ। औरंगजेब ने 1665 में पहली बार होली दीपावली के त्योहार पे मनाने पर रोक लगाई थी। औरंगजेब ने यमुना के घाटों पर हिंदुओं का अंतिम संस्कार के लिए रोक लगाया था। औरंगजेब ने 1666 में केशव मंदिर के पत्थरों की रेलिंग हटाने का फरमान जारी किया था। औरंगजेब ने 1669 में सभी मंदिरों और गुरुकुल तोड़ने का फरमान जारी किया था। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा के मंदिर को तोड़ने का खास तौर पे फरमान जारी किया था। जो आज एग्जाम्पल देख लो, कृष्ण जन्मभूमि जो अधिग्रहण है, जो बगल में मस्जिद बनी पड़ी है, फिर मथुरा की सभी छोटी बड़ी मूर्तियों जिनमें कीमती हीरे जवाहरात थे, उन्हें ले जाकर आगरा भिजवा दिया। और औरंगजेब ने बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्ति को फिर दफनाने का काम किया, मथुरा का नाम बदल के फिर इस्लामाबाद रख दिया। ये सच्चाई है। और नाम बदल दिया था, हाँ पहले बदल दिया था, मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया था। भली बाती मैं फैक्ट पे बोल रहा हूँ और ये मैंने खुद से लिखा, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं वहां से लाके नहीं है, ये फैक्ट पे बोला है मैंने, ओपन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। औरंगजेब की यही
काली करतूत थी जो 2 कौड़ी का मुगल आक्रांता था, और जिसने ये लगा लो हिंदुओं के धर्मांतरण किया, शिखा काटी, तिलक और जनेऊ और कलावा काटा। लोग कहते हैं अगर इतनी शिकार जनेऊ काटते तो फिर यहाँ हिंदू बचते कैसे, पंडित तो बचते मैं कह कैसे? तो रहा हूँ ना, अगर ना होते महाराणा प्रताप, ना होते पृथ्वीराज चौहान, तो ये आज पूरा भारत देश अलीम कलीम सलीम और 58वां देश मुस्लिम होता। ऐसा है, हमारी संस्कृति इसलिए बची कि हमारे पूर्वज लड़ते रहे, वो चाहे गुरु गोविंद सिंह के रूप में लड़ते रहे, चाहे वो गुरु तेग बहादुर के रूप में इनके सामने खड़े होते रहे, चाहे वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गोकुल जाट, सूरजमल जाट, ऐसे बहुत से योद्धा थे जिन्होंने इस संस्कृति को बचाने के लिए अपना आप सर्वस्व बलिदान दिया, और उन योद्धाओं की वजह से हमारी जो ये संस्कृति बची है, ना कि उन भेड़ियों की वजह से बची है जो कि हम डेली 40 किलो जो रोज जनेऊ उतारते थे। उनकी कहानी है कि 1 मन जनेऊ रोज उतारते थे, 40 किलो को मन बोलते हैं गांव में, तो 40 किलो जनेऊ जो उतारता था उनकी वजह से नहीं बची, हमारे योद्धा लड़ते रहे। देखो पहला क्या होना चाहिए? रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्या गुस्सा है लोगों में, क्या चाहते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा है, उनके खिलाफ केस भी करना चाहिए, और मैं हिंदू संगठनों को कहता हूं कि ऐसे जो गद्दार है इनके खिलाफ प्रदर्शन भी बड़े से बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि दूसरे किसी की हिम्मत ना हो हमारे शूरवीरों को, हमारे हीरों को ऐसे लोग गद्दार बोले। हिंदू संगठन तो पहले छोड़ो, पहले क्षत्रिय समाज जाके इसके घर में जाके उसे घर से निकाल के मारने का दम रखेगा। क्षत्रिय समाज जो ये लगा लो पृथ्वी पे मतलब लड़ते रहे, और हमारे पूर्वज ये लगा लो खून इस भवानी का भुजाओं में, इस भुजाओं में भवानी बोलती है, इस भुजाओं में भवानी बोलती है। जिसके बारे में तुमने गलत टिप्पणी किया है, जो भी इनका नाम है, क्या है, जो भी है, क्या बताया था नाम? रामजी लाल सुमन। हाँ, तो भाई साहब जो भी है, तो तुम्हारा जो इंतजार रहेगा क्षत्रिय समाज से भिड़ने का, ठीक है ना? क्षत्रिय समाज तुम्हें देखेगा, तुम उनके सामने बोल के दिखाना राणा सांगा गद्दार था, तुम्हारे बीच में से ना 2 टुकड़े कर दिए तो बता दें तुम प्रशासन और संवैधानिक तौर पे तुम बैठे हुए हो ना, तो तुम उसी कारण बच रहे हो, वरना तुम्हें बीच चौड़ाई में लाके बढ़िया तरह तुम्हारा वो हसर करते जो तुम्हारी 7 पीढ़ी कांपती। सुमन का गोबर निकाल देंगे, सुमन देने का काम करेंगे, क्योंकि एक हिंदू होके और हिंदू शासक के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी करी है। बहुत दुर्भाग्य है ये लोग चंद वोटों के लिए लोगों को गुमराह करके जीत के आ गया, क्या समाज में फिर नहीं जाएगा तू? तुम लोग हमारे हीरो को, हमारे इस धरती माँ के सपूतों को अगर गद्दार बोलोगे, गद्दार तुम हो। चंद वोटों के लिए अपना बाप बना रहे हो जो औरंगजेब को, तुम गद्दार हो इस धरती के। हे रामजी लाल सुमन, तुम जैसे गद्दारों को पैदा नहीं होना चाहिए था। शर्म आती है तेरे जैसे, आज तेरी माँ ने जिसने भी पैदा करा तुझे, तुम हमारे हीरो को जो इस धरती के लिए लड़ते रहे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी इस धरती के लिए लड़ा है वो हमारा हीरो है। चाहे वो जो ये वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, वो हमारे लिए हीरो है। लेकिन ऐसे गद्दारों को, ये अगर इनको अब चंद वोटों की क्या, इनके ये तो अगर कुछ पैसा दे दो तो ये अपनी माँ को बेच दें, इस धरती माँ को बेच दें। इसलिए लोगों को, आज भारत के लोगों को जागृत होने की जरूरत है। कौन देशभक्त है, कौन देश के खिलाफ है? ये चंद वोटों के लिए और चंद फंड के लिए ये हमारे देश के हीरों को गद्दार बताते हैं। ये असल में गद्दार है, इनको पहचानने की जरूरत है। पहचानने की जरूरत है। राणा सांगा देशद्रोही कैसे हो सकता है? मतलब बोलने में तो सबके अपने अपने ओपिनियंस है ना, उसको आपको सोचना चाहिए कि आपको कौन सा ओपिनियन सही लग रहा है और सही नहीं लग रहा। तो जो सही नहीं लग रहा उसे आप मत लीजिए ना। कह रहे कि बाबर की औलाद कहोगे तो राणा सांगा जी देशद्रोही था या देश विरोधी था? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा। हम अगर उन पे सवाल उठाते हैं तो देखो, सवाल उठाना गलत नहीं है, बट किसी को बिल्कुल ही नीचा गिरा देना वो गलत है। और अगर आप राणा सांगा की बात कर रहे हैं तो वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे बहुत ज्यादा देश को आजाद करवाने में, और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम अपने फ्रीडम फाइटर, अपने इतिहास को बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। सवाल उठाना सही है, बट दोबारा थोड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। दोबारा इतिहास नहीं लिखा जा सकता, तो सच्चा इतिहास तो पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाया जा सकता है, मैं बताना। अच्छा, इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा अभी, तो नहीं पढ़ाया जा रहा, तो नहीं पढ़ाया जा रहा, इसलिए तो मतलब बहुत सारे दंगे वगैरह हो रहे हैं। छावा मूवी जैसे मैंने बताया कि संभाजी महाराज का इतिहास अब दिखाया जा रहा है, तो दंगे क्यों हो रहे हैं? आप जो कब्र की बात कर रहे हैं, औरंगजेब की बात कर रहे हैं, वो आज क्यों उठे हैं सवाल? पहले तो कोई नहीं उठा रहा था, मूवी आने के बाद ही उठाया ना, तो उन्होंने रिसर्च करी है। तो अगर इंसान पढ़ेगा तभी तो आगे सवाल उठाने का योग्य रहेगा ना।
लेकिन अब देश आगे बढ़ रहा है, अगर इन्हीं पिछले इतिहास के पन्नों में से निकले हुआ ही हिंसा फिर से सामने आ जाएगी तो फिर हम डेवलप कंट्री कैसे बनेंगे? डेवलप कंट्री तो चाइना भी है। मैंने मान लिया कि क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंपनी है, वहाँ पर डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म नहीं है, तो इसलिए वो डेवलप कंट्री बनी हुई है। हमें डेवलप कंट्री की शुरुआत कैसे होती है? जब आप हर एक चीज़ में सही और गलत में निर्णय करना चालू करेंगे तभी तो डेवलप कंट्री होगी ना। तो पहले हम अपने ओपिनियंस को साफ करें, उसके बाद डेवलप कंट्री बनाएं, और हम बन रहे हैं डेवलप कंट्री। इंडिया आज थर्ड या फिफ्थ नंबर पे है, बिल्कुल जीडीपी, सॉरी थर्ड नंबर पे है, एंड वो इकोनॉमिक पर है, अभी थर्ड पे ले जाने की बात। हाँ, अभी थर्ड में बात हो रही है, बट हम डेवलप्ड हो रहे हैं तभी तो है ना ये सब चीज़ें। विपक्ष कह रहा है मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। देखिए, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सीधी बात तो ये है। ना भाजपा कर रही है, वो हिंदू के बारे में बोलती है, क्योंकि तब तक बोलती है कि जब तक उनको बेनिफिट हो। अगर बेनिफिट नहीं है तो वो भी इनिशिएटिव लेना बंद कर देते हैं। कोई यहाँ पर किसी का सगा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, हमको सोचना है, मतलब जैसे हम अगर आगे निकलेंगे, बोलेंगे, तो तभी तो देश का निर्माण होगा, डेवलपमेंट होगा। इसके लिए लीडरशिप कौन अच्छा लगता है कि जो अच्छा लीडर है देश में? कौन? भगत सिंह। अभी देखिए, देश में अगर लीडर की बात हो रही है तो मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो देश संभाल पाए। विपक्ष में जो है राहुल गांधी है, कांग्रेस के, वो ढंग से बोल नहीं पाते। मोदी जी हैं जो ढंग से बोल पाते हैं, तभी उनके हाथ में है देश। अगर कोई ऐसा समझदार विपक्ष अगर सामने आएगा तो क्यों नहीं उसको लोग वोट देंगे, ज़रूर देंगे।